आवाज आ रहा है सबको? यस सर। चलो, तुम लोग का वो तो खत्म हो गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना? न्यू चैप्टर ही स्टार्ट होगा ना? यस सर। चलो, तो आज हम गैसियस स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर। ठीक है, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर तुम लोग पढ़े होगे ना प्रीवियस क्लासेस में, 9th-10th में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे तो 5 हैं टोटल। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही डिटेल में करते हैं ना हम लोग। तो उसमें से हम लोग गैसियस स्टेट, जो गैस वाला स्टेट है, उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो इस चैप्टर का नाम ही है गैसियस स्टेट, मतलब गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक सब चीजें हैं जो कि तुम लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। अगर हम पूछें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वेरी स्ट्रांग। लिक्विड में यस सर। थोड़ा सा कम होगा सॉलिड से, और गैस में तो बहुत ही वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर बात करेंगे तो सॉलिड में क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है वो, क्योंकि सॉलिड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स। लिक्विड में बात करोगे तो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन जब हम लोग गैस के केस में बात करते हैं, तो गैस में क्या होता है बताओ? गैस के केस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हेलो? एक्सट्रीमली ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके बहुत ज्यादा दूर दूर पे रहते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा गैस के केस में बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। चलो, अब शेप की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड, बिल्कुल। लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या? नो सर। चलो, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड के बारे में पढ़े होगे ना, वो जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ठीक है, तो वो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। गैस का शेप फिक्स होता है क्या? नो सर। गैस के साथ भी वही सीन है, जिस कंटेनर में रखोगे वो पूरा पूरा कंटेनर ही का स्पेस ही ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, तो गैस का शेप भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है या नहीं? बताओ। फिक्स है। हाँ, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लिक्विड का। ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर 100 ml वाटर लिए हो, तो उसको अगर तुम एक कंटेनर में रखे हो, कंटेनर अगर चेंज कर दें तो शेप चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहेगा। गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं सर। मतलब गैस क्या है, गैस को तुम जितना ज्यादा स्पेस दोगे वो पूरा पूरा ही स्पेस यूटिलाइज कर लेगा। तुम जैसे एक बलून का जैसे एग्जांपल ले सकते हो। तो बलून अगर छोटा है या बड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि जो छोटा बलून है और उसी बलून को अगर हम लोग बड़ा कर दिए, तो वो एयर जितना छोटे के अंदर था, एयर के मॉलिक्यूल्स, क्या उतना तक ही रहेगा या पूरा फैल जाता है? एयर की वजह से ही तो वो बलून पूरा फैलता है ना। बलून जो बड़ा करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है? एयर की वजह से ही होता है। तो एयर स्प्रेड आउट नहीं होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स, तो बलून। हेलो? हेलो? यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आओ। हम्म। हाँ, तो ये पूछ रहे थे कि गैस गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होगा या नहीं होगा फिक्स? सर नहीं होगा। तो गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसको जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो सारा स्पेस यूज कर लेगा।
तो ये हो गया वॉल्यूम की बात कर लिया। अब हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़े हो, कॉम्प्रेसिबिलिटी सुने होगे, कॉम्प्रेस करने का जो टेंडेंसी होता है, ठीक है, या एबिलिटी होता है। तो सॉलिड का कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। लिक्विड का कॉम्प्रेसिबिलिटी ये भी बहुत ही जीरो होता है, लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि उतना भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है कि उसको कॉम्प्रेस हम लोग कर सकें। लेकिन गैस जो होता है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। गैस पढ़े होगे ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना ज्यादा है कि उसको आसानी से कॉम्प्रेस किया जा सकता है गैस में। तो गैस जो होते हैं, गैसियस फेज जो होते हैं, गैसियस स्टेट हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड और लिक्विड जो है बहुत ही नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा सॉलिड और लिक्विड का। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में बेसिक डिफरेंस था जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मेनली इस चैप्टर में हमको जो डिटेल में करना है वो गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गैस के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे देखोगे, अभी तक तुम लोग ये नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे जो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे ना हम लोग, गैसेस को हम लोग दो फॉर्म में, दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस के बारे में हम लोग डिटेल में क्योंकि करेंगे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? नो सर। देखो तो अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। चलो, तो गैसेस की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप हम गैसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक आइडियल और दूसरा रियल, ठीक है। ये देखो, आइडियल और रियल ये क्या है, ये जस्ट गैस का कंडीशन के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस का एग्जांपल अलग होगा, रियल गैस का एग्जांपल अलग होगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी गैस जो है वो आइडियल और रियल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करा सकते हैं हम लोग किसी भी गैस को। जैसे ऑक्सीजन गैस एज्यूम किए, तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग आइडियल गैस की तरह भी बिहेव करा सकते हैं, रियल की तरह भी बिहेव करा सकते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ होता है कंडीशंस का। कंडीशंस अगर हम लोग चेंज करेंगे, कंडीशंस का मतलब यहाँ पे कंडीशंस हम लोग देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होता है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा चीज जो गैस से रिलेटेड होगा, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारे कंडीशंस हैं। तो इन सभी कंडीशंस को चेंज करके गैस का नेचर चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि आइडियल गैस जो होगा वो बिल्कुल अलग एग्जांपल्स होगा, रियल गैस अलग होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। ये जस्ट एक स्टेट है। आइडियल गैस या रियल गैस, किसी भी गैस को आइडियल या रियल दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है अगर हम लोग कंडीशंस चेंज कर दें तो जनरली देखो, आइडियल गैस क्या है, एक आइडियल केस है। जैसे एजम्पशन हम लोग नहीं करते हैं एकदम पूरा 100% जो आइडियल वाला सिनारियो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। एक्चुअली कोई भी गैस जो है आइडियल नहीं होता है, ठीक है, सारा वो रियल की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा एजम्पशन करते हैं कि वो एजम्पशन, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो एजम्पशन अगर काम कर रहा होगा 100%, तो फिर वो गैस जो नेचर शो कर रहा होगा वो आइडियल गैस का नेचर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में दो एजम्पशंस हम लोग लेते हैं। ये एजम्पशंस क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। assumptions in case of ideal gas। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी सबको? यस बताओ। सर। यस सर। तो किसी को आइडिया है क्या, क्या क्या assumptions हम लोग कंसिडर करते हैं आइडियल गैस में? किसी को कोई आइडिया? बताओ। हाँ या विथआउट नहीं? स्मोक बर्न हो जाता है। क्या? सर विथआउट स्मोक गैस बर्न हो जाता है, विथआउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। अरे ये क्या बोल रही है, फ्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल फ्यूल थोड़ी पूछ रहे हैं। आइडियल फ्यूल पूछ रहे हैं क्या हम? नो सर, नो सर, सॉरी सर। चलो देखो, दो एजम्पशंस कंसिडर करना पड़ता है। पहला एजम्पशन ये है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, नो इंटरमोलिकुलर force of attraction between gas molecules, ठीक है।
कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ये एजम्पशन एक्चुअल में जीरो होता है कि हम ये पढ़ चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा उनके बीच में आपस में स्पेस इतना ज्यादा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। पढ़ चुके हैं, वीक है, वीक पढ़े हैं ना। Yes. लेकिन अगर किसी भी गैस को आइडियल गैस की तरह एज्यूम करना है तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक मतलब उसको बिल्कुल जीरो ही एज्यूम करना है। हमको हमको ये एजम्पशन करना है कि दो गैस मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो वो आपस में उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कोई भी फोर्स होगा उनके बीच में कोई इंटरैक्शन है ही नहीं, बिल्कुल उस इंटरैक्शन को बिल्कुल जीरो एज्यूम करना है, जो कि कभी भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियलिटी में कुछ ना कुछ तो वीक फोर्स वीक है, बट कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना उसका, बिल्कुल जीरो तो एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी गैस को आइडियल की तरह एज्यूम करना है तो ये आइडियल गैस के लिए पहला एजम्पशन है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल जीरो कंसिडर करना है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकता है, इसलिए नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसे लिख लो। अट्रैक्शन जरूरी नहीं है, रिपल्सन भी हो सकता है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा एजम्पशन हम लोग ये लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible in comparison to the total volume of the container। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि जैसे देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंटेनर का वॉल्यूम V है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें कंटेनर का वॉल्यूम V है और तुमसे अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस लिख देते हैं हम लोग। बताओ, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V है तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा गैस का वॉल्यूम क्या है, तो वो V ही बोलोगे ना। बोलो, Yes. वही बोलोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो V होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द गैस जब भी हम लोग बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली बोलने का मतलब ये है कि फ्री वॉल्यूम, कि गैस को मूव करने के लिए कितना फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है, वो चीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअली है क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये फ्री वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल में ये होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, अगर तुमसे वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जाए तो तुम बोल दोगे कि जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उतना ही वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो चीज हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ये देखो, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही ना, भले ही वो बहुत ही छोटा गैस मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा। जब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो उन सभी का कंबाइंड कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा या नहीं? ऑब्वियसली वो एक मैटर है, तो मैटर कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करेगा ही। बताओ, Yes, sir. तो जितना गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, जितना उसके खुद का वॉल्यूम होगा, उस खुद के वॉल्यूम में वो घूम सकता है क्या? उस खुद के वॉल्यूम में वो मूव कर सकता है क्या? उसका खुद का वॉल्यूम वो तो ऑक्युपाइड हो गया ना पहले से, वो तो फ्री वॉल्यूम नहीं है। बताओ, जितना गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, जितना तक वो होगा, जितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहा होगा, वो उसके लिए फ्री है क्या मूव करने के लिए? उतना तो वो हमेशा ऑक्युपाई करके रखेगा ना, वो उस वॉल्यूम में तो Yes, sir. फ्रीली नहीं जा सकता है, जा सकता है? बोलो, फ्री वॉल्यूम का मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. फ्री वॉल्यूम मतलब उसके मूव करने के लिए कितना अवेलेबल वॉल्यूम बचा हुआ है। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम होगा उसमें वो थोड़ी ना मूव कर सकता है, कर सकता है क्या? No, sir.
तो फ्री वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा टोटल सारे गैस मॉलिक्यूल्स का मिला के जो वॉल्यूम होगा और जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा, अगर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमारा फ्री वॉल्यूम आएगा। बताओ, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो फ्री वॉल्यूम आएगा। बोलो। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्या एज्यूम किया जाता है, आइडियल गैस के केस में हम लोग वो एजम्पशन तो करते नहीं है। हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो होगा बहुत ही कम होगा, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये दो एजम्पशंस जो है ये आइडियल गैस के केस में एज्यूम किया जाता है। लेकिन जनरली नॉर्मल केस में क्या होगा, रियलिटी में क्या होता है, गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता ही है, भले ही वो बहुत ही छोटा हो, बट उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो फ्री वॉल्यूम तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस गैस मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो वो एक्चुअली में वो रियल गैस में हम लोग एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आइडियल गैस का केस तुमको बताना है, आइडियल गैस में हम लोग ये एज्यूम करते हैं, पहला गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, वो जीरो है इंटरेक्शन। दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये दो Yes, sir. एजम्पशंस है आइडियल गैस का एजम्पशन। क्लियर है या नहीं, सबको देख लो एक बार। हेलो, समझ में Yes, आ sir. गया? Clear है. चलो, तो ये आइडियल गैस का एजम्पशन है। तो अभी उसके बाद रियल गैस, ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले आइडियल गैस को ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, पढ़े हो वो तुम लोग आइडियल गैस इक्वेशन? बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बताओ, सुने होगे आइडियल गैस इक्वेशन? बताओ बताओ कोई भी। So PV by nRT equals to nRT. पीवी इक्वल टू एनआरटी, पढ़े हो या नहीं ये इक्वेशन, देखे हो कहीं? Yes, sir. चलो, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये आइडियल गैस का इक्वेशन, ये बताएंगे कैसे डिराइव भी होता है, ठीक है, कैसे ये इक्वेशन आया है। बट इसमें जो सारे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं सबका हम लोग मतलब समझते हैं क्या क्या है। तो ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ एक एक करके हम लोग सारे टर्म्स ले रहे हैं। सबसे पहला है पी, पी स्टैंड्स फॉर, इस इक्वेशन में पी किसके लिए है, प्रेशर, Pressure. ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो पी हो गया प्रेशर, गैस के प्रेशर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट देख लेते हैं, प्रेशर है तो प्रेशर का क्या क्या यूनिट पॉसिबल है। तो प्रेशर का यूनिट क्या क्या पॉसिबल होगा, तो देखो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है, यूनिट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। Yes, sir. पढ़े हो या नहीं फॉर्मूला? Yes, sir. पढ़े हैं. तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या होता है, Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो अब ये तो ऐसा ही यूनिट हो गया, लेकिन प्रेशर का बहुत सारा यूनिट्स यहाँ पे देखोगे, एटीएम होता है, बार होता है, टॉर होता है, ठीक है, वो सारा चीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक रिलेशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको कि हम लोग एटीएम से डिनोट करते हैं। एटीएम मतलब ये प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसका रिलेशन क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू, ये होता है 1.013
इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एटीएम और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिलेशन है, या फिर इसको हम लोग पास्कल के टर्म में भी लिख सकते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ और यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखोगे प्रेशर का यूनिट एक बार भी होता है, 1 बार। तो 1 बार इज इक्वल टू ये होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये बार हो गया। अब बार और एटीएम में रिलेशन क्या हो गया, ये दोनों नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, नियरली सेम है, क्योंकि यहाँ से देखोगे 1 बार इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1.013, सॉरी 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एटीएम और बार के बीच में रिलेशन है, ये ध्यान रखना। तो नियरली ये सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो ये हो गया एटीएम हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। एक और यूनिट होता है टॉर। तो 1 ATM, ये रिलेशन भी बता देता, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। ठीक है, ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। एक देखोगे mm ऑफ Hg के टर्म में लिखा जाता है, mm ऑफ Hg। मर्क्यूरी में हम लोग मेजर करते हैं ना प्रेशर, देखे वो apparatus, मरकरी का कितना लेवल ऊपर जाता है उससे प्रेशर मेजर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो भी ध्यान रखना। 760 mm ऑफ Hg, 760 mm Hg अगर गया है, मतलब अगर मर्क्यूरी का लेवल 760 mm से ऊपर जाता है तो वो 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर इसको देखोगे 76 सेंटीमीटर Hg, ये 1 ATM के बराबर। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं जो कि यूज होगा इस चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर ये सारे यूनिट्स यूज होंगे। तो आना चाहिए तुम लोग को कन्वर्जन, कि एक यूनिट में दिया है तो उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग। फटाफट नोट करते जाओ इसको। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes. Yes, sir. चलो लिखते जाओ इसको फटाफट। हो गया? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया, पहला टर्म था प्रेशर। नेक्स्ट है इसमें V। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है ये है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम का यूनिट ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके होगे। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लीटर, या फिर मिलीलीटर, ये सारे यूनिट्स तो होते हैं वॉल्यूम के। बोलो। Yes, sir. अब इसमें आपस में रिलेशन तुम लोग को पता है क्या, 1 मीटर क्यूब और लीटर कैसे रिलेटेड है? 1 तो 1 मीटर मीटर क्यूब, क्यूब 1000 लीटर होता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान देना, ये तुम लोग मैथ्स में कन्वर्जन में भी पढ़े होगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये क्या होता है 1000 लीटर। ये अगर याद है तो सारा कन्वर्जन कर सकते हो तुम लोग। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर है तो तुम लोग ये बताना 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होगा, कितने लीटर के इक्वल होगा, बताओ। So 10 to the power minus 3 liter. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया 10⁻³ लीटर। और 10⁻³ लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। Yes, sir.
तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1 मिलीलीटर के इक्वल। ठीक है, अब ये बताना तुम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर है। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर। So 1 liter. 1 लीटर। ये सब कन्वर्जन किए हो ना तुम लोग मैथ्स में, ये तो आसान है, ये सब मत पूछना कैसे आ रहा है, क्योंकि 1 डेसीमीटर कितना मीटर होता है। 10 centimeter. मिली सेंटी डेसी वो सब पढ़े हो ना। Yes sir, पढ़े हुए हैं. मिली सेंटी डेसी फिर उसके बाद मीटर आता है, तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये होता है ना। Yes sir. तो ये सारा कन्वर्जन है, तो ये सब देख लेना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये अगर तुमको पता है तो सारा कन्वर्जन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा बेसिक कन्वर्जन है वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट्स जो है यही सब में मिलेगा, या तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बहुत या मिलीलीटर, लीटर, बहुत जगह ऐसे सीसी लिखा हुआ रहता है। सीसी मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, देखे होगे। Yes sir. Yes sir, सीसी देखे हैं. मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब ही है। सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे सीसी लिखा हुआ रहता है। बाइक का जो इंजन होता है सीसी होता है ना, उसमें 125 सीसी, 150 सीसी, 300 सीसी सुने हो बाइक में। तो एक्चुअली होता क्या है, वो इंजन का वॉल्यूम होता है, सुने हो या नहीं तुम लोग। Yes. तो वो एक्चुअली सीसी क्या है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर ही है। वो एक्चुअली इंजन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैपेसिटी के हिसाब से वो होता है। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम, लिख लिया इसको। Yes sir. चलो, तीसरा जो टर्म है इसमें क्या है, आर, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो आर होता है, ये है आइडियल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और आर का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। आर का वैल्यू, तीन वैल्यूज यूज करते हैं। पहला जो वैल्यू है ये है 0.0821, और इसमें यूनिट क्या होना चाहिए, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, ये यूनिट है आर का, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो ये वाला आर का वैल्यू तब यूज करोगे जब तुम्हारा प्रेशर जो है एटीएम में दिया है, वॉल्यूम जो है लीटर में दिया है, और टेम्परेचर जो है, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ये केल्विन में दिया हो। बात समझ में आ रहा है। प्रेशर एटीएम में दिया रहना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में देना चाहिए, और टेम्परेचर केल्विन में देना चाहिए, तभी हम लोग आर का 0.0821 वाला वैल्यू यूज करेंगे। आर का एक और वैल्यू होता है, आर का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये एनर्जी वाला जहां टर्म्स आएगा वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। तो इस केस में तुम्हारा प्रेशर जो होना चाहिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में होना चाहिए, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है केल्विन में होना चाहिए, तब ये वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, और तीसरा एक और वैल्यू होता है आर का, कैलोरी में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का एक और यूनिट होता है जूल, और कैलोरी दोनों यूज कर सकते हैं। तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये ध्यान रखना, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो जूल को हम लोग कैलोरी में बदल सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, पढ़े हो ये। 1 कैलोरी इज Yes. इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी का कन्वर्जन है। तो आर का ये तीन वैल्यूज, ये ध्यान रखना, 0.0821 ये कब यूज करेंगे, और इसका यूनिट आ जाएगा लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, और प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में। और आर का दूसरा वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली यही वाला वैल्यू आएगा, 0.0821 वाला वैल्यू ज्यादा यूज होगा।
बाकी आगे वाले चैप्टर्स में जाओगे थर्मोडायनेमिक्स ये सब में, तो फिर हम लोग ये वाला ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज हैं, ये दोनों। और दूसरा एनर्जी वाला भी है, 2 कैलोरी, कैलोरी के टर्म में। ठीक है, तो ये है 3 वैल्यूज। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। वैल्यूज याद रखना है आर का। कैलकुलेशन के लिए जैसे 0.0821 जो है ना, इसको नियरली हम लोग 1/12 कैलकुलेशन के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि 0.0821 जो है बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो नियरली, ये एग्जैक्टली नहीं, नियरली 1/12 के इक्वल है ये। ठीक है, उसके बाद ये 8.314 वाला जो है, ये नियरली 25/3 के इक्वल होगा। ठीक है, नियरली, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया इसको। बोलो। Yes, sir. चलो, तो तीसरा भी टर्म हो गया। चौथा, अच्छा एक और यहाँ पे छूट गया था ना, एन जो है, फोर्थ टर्म जो है एन जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। मोल्स तो पढ़ चुके हो तुम लोग, मोल कॉन्सेप्ट। यस सर। तो एन रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले में, पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और एक और टर्म बच गया आर। आर किसको, सॉरी आर तो हो गया, टी बच गया। टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। कौन कौन सा यूनिट होता है टेम्परेचर का? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो सबके बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। ऐसा ही यूनिट कौन सा होता है? केल्विन। केल्विन। ठीक है, 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। आपस में सबका रिलेशन तुम लोग को पता है? यस सर। तो इसको देखो, ये एक्चुअली एक इस टाइप का फॉर्म याद रखना। तीनों के बीच में रिलेशन होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 बाय 100 - 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है टेम्परेचर इन केल्विन -273 बाय 373 -273। डिफरेंस ये बता रहा है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 और 212 -32। तो ये होता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 बाय 100। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाय 180। ठीक है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में दोनों के बीच में तो गैप इक्वल्स होते हैं। 100 है तो 0 से 100 के बीच में, डिग्री सेल्सियस में 100 है गैप। तो केल्विन में भी 373, 273 से 373 तक वैरी करता है। और एट द सेम टाइम फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? 32 से लेके 212 तक। तो गैप जो होता है वो कितना होता है? 180 का। समझ रहे हो ना? तो ये अगर तुमको आपस में तीनों फॉर्म को कन्वर्ट करना है ना, कोई भी एक दिया हुआ है उसको दूसरे फॉर्म में बदलना है, तो ये रिलेशन याद रखोगे तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? No. लेकिन टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट कौन सा है? केल्विन। और इस फॉर्मूले में जहां भी हमको टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में पुट करेंगे।
समझ में आया? और केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले में जो भी टेम्परेचर आएगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। The temperature represented in Kelvin scale is known as absolute temperature. ठीक है? तो सारा टर्म्स का मतलब पता चल गया। पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और यूनिट भी सबका क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख रहे हो या नहीं तुम लोग साथ साथ? Yes, sir. लिख रहा हूँ sir. तो लिखते जाओ फटाफट। चलो ये बताना तो तुम लोग कौन सा टेम्परेचर है जिसपे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, दोनों का वैल्यू बताओ तो। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम होगा? कोई ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। सुनाई दिया तुम लोग को क्वेश्चन? हेलो? Yes, sir. टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम, वैल्यू सेम है, बताओ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार, तुम लोग अभी तक सुने नहीं थे ये। Sir, -40. -40। जिसको डाउट है वो चेक करके देख सकते हो। -40, तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों बराबर हो। जिसको डाउट है वो चेक करके देख लो एक बार। हो गया वेरीफाई? हेलो? आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का? Yes, sir. हो गया. हो गया ना सबका? तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आया या नहीं, ये बताओ। अब कुछ बोल ही नहीं रहे हो। किसी को दिक्कत है? हेलो? Yes, sir. अभी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया और वेरीफाई भी कर लिया. चलो, तो यहाँ तक अब समझ में आ गया तुम लोगों को, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं गैस लॉज की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ कुछ आइडियल गैस लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आइडियल गैस इक्वेशन जो है डिराइव हुआ है। तो यही सारे गैस लॉज से डिराइव हुआ है। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है ना, वो डिराइव कैसे हुआ है? तो कुछ कुछ गैस के लॉज हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो एक दो आज देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गैस लॉज कुछ पढ़े हो तुम लोग? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब सुने हो या नहीं, बताओ तो। हेलो? हम तो पहले बार सुन रहे हैं ये दोनों लोग अभी. चलो ठीक है, बॉयल्स लॉ। सबसे पहला जो लॉ है, ये बॉयल जो है ये साइंटिस्ट का नेम था, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, उसी के नेम पे बॉयल्स लॉ।
जिसको कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोला जाता है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसके जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट, ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखो पहले। इट स्टेट्स दैट at constant temperature, at constant temperature the pressure of a fixed amount, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट मतलब मोल्स फिक्स्ड है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग फिक्स कर लेते हैं, एन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एन ही है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस varies inversely with its volume, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर दें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब बोल सकते हैं हम लोग ऐसा? जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो यही है बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। बात समझ में आया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस एन, ठीक है, एन भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पे इसको लिख देंगे के इंटू 1/v, ठीक है। ये के क्या है यहाँ पे? ये कांस्टेंट है कोई, और यहाँ पे देखोगे पी को इधर ले गए, वी वी को उस साइड ले गए, तो पी वी इक्वल टू के हो गया। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है जब हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तब। बात समझ में आ गया? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अगर दो प्रेशर और वॉल्यूम हमको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3। ये सब हमेशा किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट किसी के इक्वल। क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम कुछ भी हो, जब उन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जब भी लोगे, तो वो प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आने वाला है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। बात समझ में आया? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइदर प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज कर दो, लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये क्लियर है सबको? ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, बताओ हाँ या नहीं? तो क्लियर है। तो अब देखो, अब ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इसका। अब इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमको ग्राफ देखना होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लिए, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देखोगे ना, ये एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है, ये कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। ये कर्व होता है, ये कुछ इस टाइप का कर्व, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा तो प्रेशर ये घट रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है, क्योंकि बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए और मोल्स ऑफ गैस भी फिक्स होना चाहिए। तो पीवी का कर्व जो होता है ये कुछ इस टाइप का, इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला इस टाइप का कर्व होता है।
तो देख रहे हो ना यहाँ पे वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घट रहा है नहीं। यस सर। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए ये ग्राफ अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस पी वर्सेस 1/v के बीच में अगर प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा बता सकते हो? पी वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा सर है? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। हाँ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि P इज इक्वल टू ये क्या है, K इंटू 1/v है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, y इक्वल टू mx टाइप का। देखो तो y एक्सिस पे हमारा प्रेशर है और x की जगह पे यहाँ पे 1/v है। तो यहाँ पे mx टाइप का ग्राफ है, स्लोप यहाँ m जो स्लोप होता है वो k के इक्वल है। तो उसी टाइप का ग्राफ दिख रहा है तुमको, y इक्वल टू mx वाला फॉर्म, बताओ। यस सर। और y इक्वल टू mx वाला फॉर्म ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से निकलेगा और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे स्लोप जो है इस ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल। स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। के मतलब ये कांस्टेंट है, हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखना, इसको हम लोग लॉग, तुम लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत बेसिक। यस सर। चलो यहाँ देखो, जैसे ये है P इज इक्वल टू ये K/V है ना। तो इसको देखो, अगर हम लोग लॉग ले लिए दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग हम लोग दोनों साइड ले लिए, तो लॉग लेने से क्या आएगा बता सकते हो? इधर आ गया log P हमारा और यहाँ आ गया log K/V, ठीक है। अब log का प्रॉपर्टी अगर तुम लोग पढ़े होगे तो यहाँ पे बताना, log P log A/B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B लिख सकते हैं। यस सर। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए, तो log K माइनस log V, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log P इक्वल टू log K प्लस log 1/V लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि हम लोग देखो 1/v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v पे पावर -1। 1/v एक्चुअली है क्या, v पे पावर -1 ही तो है, यस सर। और v पे पावर -1 है। तो ऐसे अगर होता है log a टू द पावर b है, तो इसको हम लोग लिखते हैं b log a, b आगे चला जाता है और log a बच गया, ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। तो अगर मेरा ऐसे होगा log v पे पावर -1, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, -1 log v, ये तो लिखेंगे। यस सर, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। हाँ तो ये वाला देखो, यहाँ इसको हम लोग v पे पावर -1 इसको अगर लिखोगे तो वो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस आ गया और ये वाला प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ। नो। चलो अब इसको हम लोग देखो ग्राफिकली इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लॉग के टर्म में अगर ग्राफ दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, y एक्सिस में हमको log p है और x एक्सिस में हमको log v है। दोनों का नेचर बताना तुम लोग, एक ये वाला ग्राफ है और एक इधर है, y एक्सिस पे हमारा log p है और x एक्सिस में हमारा log 1/v है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ का नेचर। और एक और ग्राफ दे रहे हैं तुमको, ये ग्राफ है pv वर्सेस p का ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, और यहाँ पे pv वर्सेस v का ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। चलो ये चारों ग्राफ का नेचर प्लॉट करो तो।
हो गया? तुम लोग बना रहे हो या नहीं? सर समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा ये वाला। एक भी नहीं बना? अरे यार, यहाँ तो लिख ही चुके हैं, लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ है, ये देखो। इक्वेशन तो पता ही है तुमको, वाई एक्सिस पे हमारा लॉग पी है, मतलब ये वाई है। एक्स एक्सिस पे हमारा लॉग वी है, एक्स हो गया। तो वाई इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म नहीं है ये? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। अरे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ही तो यस सर फॉर्म हो है। गया। क्या तुम लोग यहाँ कर रहे हो? एक्स की जगह पे लॉग वी है, तो स्लोप इसका एम का वैल्यू -1 हो गया। स्लोप -1 होने वाला है, नेगेटिव स्लोप होगा। और ये लॉग के है, तो लॉग के यहाँ पे सी की तरह वाई इंटरसेप्ट है ये। तो ये ग्राफ यहाँ से कुछ इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, और ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा विथ नेगेटिव स्लोप। होगा या नहीं? यस सर, तो फिर सेकंड वाले का पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा ऊपर जाते हुए। तो इसका जो ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लॉग के। और स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप -1 के इक्वल है। सेकंड वाला देखो, y इक्वल टू ये mx वाला फॉर्म है, और ये c हो गया इंटरसेप्ट हमारा। तो देखो, तो ये ग्राफ अब ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? ये इंटरसेप्ट log के इक्वल। अब यहाँ से स्टार्ट होगा विथ पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 होगा। यस सर। चलो, अब ये दोनों बताओ, पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस बी। सर दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा क्या? क्योंकि बता चुके हैं, प्रेशर का कुछ भी वैल्यू अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो पीवी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये तो हमेशा इक्वल टू के है, कांस्टेंट के इक्वल होगा। बताओ। यस सर। तो प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, वॉल्यूम का कुछ भी वैल्यू हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम जब भी करोगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जितना भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, किस पे है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। बॉयल्स लॉ के लिए ये सारे ग्राफ्स हैं। समझ में आया? यस सर। तो ये सब देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है ग्राफिकली भी पूछा जाता है। तो ये सब आना चाहिए तुम लोग को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे ग्राफिकल। ठीक है, यस सर। देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट है किसी भी पार्ट में, किसी भी ग्राफ में, तो बताओ मेरे को। आराम से धीरे धीरे ही समझो, ठीक है? पहली बार पढ़ रहे हो ये सब चीज, तुम देखो एक बार अच्छे से। किसी भी ग्राफ में, किसी भी पोर्शन में डाउट है तो बताओ।
कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को भी? No. नहीं। चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही करेंगे इसको, पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग ये सारा चीज। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अदर लॉज डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ आज हम लोग कर लिए, नेक्स्ट क्लास में चार्ल्स लॉ, फिर एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, लुसाक्स लॉ, तो ये सारा चीज करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Okay. चलो चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो।